हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सरचार्ज को डिस्कस करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट में सरचार्ज का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली सरचार्ज होता क्या है। तो सरचार्ज का मतलब होता है एडिशनल फीस, एडिशनल चार्ज या एडेड टैक्स। इट मीन्स कि ऑलरेडी जो आप पे टैक्स लगाया गया है, जब उस टैक्स पे वापस से कुछ एडिशनल फीस या एडिशनल चार्ज के फॉर्म में या एडिशनल टैक्स के फॉर्म में और टैक्स लगाया जाए ना, तो उसको कहते हैं सरचार्ज। सरचार्ज मीन्स होता है एडिशनल टैक्स, राइट। अब इनकम टैक्स सरचार्ज का मतलब क्या होता है? एडिशनल चार्ज पेबल ऑन इनकम टैक्स। सो बेसिकली होता है क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो बात कही गई है कि जितने भी पर्सन है, मतलब एसएससी जो होता है, उनकी हम इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। मीन्स उनकी सारी इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं और उस इनकम में जो जिस भी स्लैब रेट में वो आ रहे हो या जो भी टैक्स रेट उन पे एप्लीकेबल होता है, उसके बेसिस पे उनकी इनकम पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली जाती है। अब वो जो टैक्स लायबिलिटी है ना, जब उस टैक्स लायबिलिटी पे हम टैक्स लगाते हैं एडिशनल, मतलब उस टैक्स के अमाउंट पे कुछ परसेंटेज से एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं सरचार्ज, उसे कहते हैं इनकम टैक्स सरचार्ज। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि सरचार्ज एडिशनल टैक्स है। दूसरी चीज क्या क्लियर है कि जो सरचार्ज का परसेंटेज होता है वो किस पे लगाया जाता है? इनकम पे चार्ज किया जाता है? नहीं, वो जो इनकम पे टैक्स लगाया गया है ना, उस टैक्स के अमाउंट पे चार्ज किया जाता है। मतलब अगर मैंने बोला कि 12% का, मैंने कहा 15% का सपोज करिए सरचार्ज है, तो 15% का जो सरचार्ज लगेगा आपका, वो इनकम पे नहीं लगेगा, बल्कि इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और उस टैक्स के अमाउंट का 15% लगाया जाएगा। फिर वो जो अमाउंट आएगा वो प्लस टैक्स दोनों ऐड ऑन कर दिया जाएगा। और अगर हायर एजुकेशन सेकेंडरी चार्जेस है तो वो भी 4% का वो भी ऐड कर दिया जाएगा। तीनों को टोटल करके आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। तो ये क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये चार्जेज, ये जो सर चार्ज है, वो सबको पे करनी पड़ती है? मतलब कि सब पे ये एडिशनल टैक्स लगेगा? तो नहीं, सब पे ये एडिशनल टैक्स नहीं लगता है। ये जो एडेड टैक्स है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, जो एडिशनल टैक्स लगाया जा रहा है, वो सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर पे लगाया जाता है जिनके पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम है वो ज़्यादा होती है। हायर इनकम इनफ्लो जिनके पास होती है, उन टैक्स पेयर्स पे ये सरचार्ज लगाया जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक लिमिट दी जाती है। अगर आपकी इनकम इस लिमिट से एक्सीड करेगी तो ही आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। तो देखिए, इनकम टैक्स में अगर बात करते हैं तो पहले तो एक नॉर्मल एग्जेम्पशन लिमिट दे दी जाती है स्लैब में कि भाई इतने तक की इनकम वालों को टैक्स देना ही नहीं है। उसके बाद क्या कहा जाता है कि इससे ऊपर जितने लोग आएंगे उनको टैक्स देना होता है। अब उसमें भी क्या कहा जा रहा है कि इसमें भी अगर पर्टिकुलर लिमिट दी जाएगी कि अगर आपकी इनकम इससे भी एक्सीड है, तो उस केस में आपको जो टैक्स देना है वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस आपको ये सरचार्ज भी देना पड़ेगा, मतलब एडिशनल टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सरचार्जेस के अलग-अलग रेट हैं और अलग-अलग टैक्स पेयर्स के लिए मेंशन किए गए हैं आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट टैक्स पेयर्स के लिए डिफरेंट रेट्स ऑफ सरचार्ज गिवन है। मतलब अगर आप फर्म है तो आपका टैक्स रेट अलग होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं तो अलग होगा, कंपनी है तो अलग होगा, एओपी फर्म, एओपी पर्सन, इंडिविजुअल मीन्स एओपी इंडिविजुअल, बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो आपका सरचार्ज का रेट अलग होगा, मतलब आपकी लिमिट्स अलग होगी। तो डिफरेंट टैक्स पेयर्स के लिए डिफरेंट सरचार्जेस के रेट दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। और हर फाइनेंस एक्ट में ये सरचार्जेस के जो रेट हैं वो चेंज होते रहते हैं, मतलब अगर चेंज करना चाहे गवर्नमेंट तो। जैसे कि इस बार जो बजट आया है, बजट 23 में, तो वहाँ पे जो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक ये फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है। तो जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उन्हें ये आइडिया होगा कि फाइनेंशियल ईयर हमारा वो ईयर कहलाता है जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर हमारा वो ईयर कहलाता है जिस ईयर में हम उस कमाई गई इनकम में, जो पिछले साल कमाई गई है, उस इनकम पे टैक्स देते हैं। तो इट मीन्स कि 23 और 24 जो हमारा ये ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, इस ईयर में जो हम लोग कमाएंगे उस पे टैक्स हम कब देंगे? 24-25 में देंगे। क्लियर है? 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में हमारा वो टैक्स देने का ईयर आएगा, असेसमेंट ईयर आएगा। तो इस बार जो बजट दिया गया उस बजट के अकॉर्डिंग इस सरचार्ज का रेट 37% से रिड्यूस कर दिया गया है 25% तक। मतलब सरचार्जेस में भी अलग-अलग रेट होता है, अलग-अलग टैक्स पेयर के लिए अलग-अलग रेट होता है। तो वहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम रेट था वो कितना था? 37% था। तो बोला गया कि ये जो मैक्सिमम टैक्स रेट था सरचार्ज का 37%, उसको रिड्यूस कर दिया गया है, कितने तक? 25% तक रिड्यूस कर दिया गया। मतलब अब 37 की जगह मैक्सिमम रेट कितना रहेगा? 25%। लेकिन क्या सारे के लिए नहीं, जो न्यू टैक्स रेजिम को फॉलो करेंगे उनके लिए ये चीज कही गई है।
क्लियर है? तो अब ये जो फाइनेंशियल ईयर चलेगा उसमें ये इस फाइनेंशियल ईयर में जो चल रहा है उस पे ये एप्लीकेबल होगा। मीन्स जब टैक्स देने लोग 24-25 में जाएँगे 23-24 के लिए, तो उनके लिए उनको ये चीज़ मिल जाएगी कि उनका सरचार्ज का जो हाईएस्ट रेट 37 था, वो 25% होगा। लेकिन हमारे फाइनेंस एक्ट 2020 में ये बात करी गई थी कि हमारे टैक्स पेयर्स को 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। या तो वो ओल्ड टैक्स रेजिम में रहे या तो न्यू टैक्स रेजिम में रहे। अब ओल्ड टैक्स में क्या होता था कि वहाँ का स्लैब रेट अलग-अलग था, कि मतलब अगर आपकी लिमिट इतनी है, इंडिविजुअल है तो क्या होगा, सुपर सीनियर सिटीजन है तो क्या है, सीनियर सिटीजन क्या है, सबकी एग्जम्पशन लिमिट अलग थी और डिडक्शंस भी बहुत सारे मिल रहे थे। लेकिन जब नई टैक्स रेजिम लाई गई, उसमें स्लैब रेट चेंज कर दिया गया कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, वो स्लैब रेट बिल्कुल चेंज कर दिया गया। क्लियर है? और साथ ही कुछ डिडक्शंस को हटा भी दिया गया। तो ऑप्शन ये दिया गया कि टैक्स पेयर की मर्जी है, वो चाहे तो ओल्ड टैक्स रेजिम को फॉलो करे, चाहे तो न्यू टैक्स रेजिम को फॉलो करो। तो वो बात कही क्या जा रही है कि इस बजट में कह दिया गया कि अब इस फाइनेंशियल ईयर में जो लोग नए टैक्स रेजिम को फॉलो करेंगे ना, उनको सरचार्ज में इस तरह का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उनकी मैक्सिमम लिमिट 37% की जगह 25% हो जाएगी। लेकिन जो लोग ओल्ड टैक्स रेजिम में रहेंगे, वो वही सरचार्ज का रेट देंगे जो 37% हाईएस्ट है। अगर उस कैटेगरी में आ रहे होंगे तो 37% मैक्सिमम लिमिट में अगर आ रहे होंगे, तो वो उतना परसेंट का टैक्स रेट पे करेंगे। तो ये तुम्हारा सरचार्ज हो गया। तो सरचार्ज का मतलब होता है एडिशनल टैक्स, है ना? जो टैक्स के अमाउंट पर लगाया जाता है। क्लियर है? इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये एडिशनल चार्जेस है जो पेएबल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस पे कितना टैक्स है, राइट? तो मतलब कि अगर जब ये कहा गया है कि डिफरेंट टैक्स पेयर्स के लिए डिफरेंट टैक्स का सरचार्ज रेट है, तो फिर किसके लिए क्या सरचार्ज का रेट है, कितनी इनकम पे कितना सरचार्ज देना होगा और कब इनकम पे देना है और कब नहीं देना है, मतलब किनको सरचार्ज देना है किनको नहीं देना है। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए एक चार्ट बना दिया गया है, उससे आपको सारा इजी हो जाएगा। तो पहली बात है कि ये सरचार्ज रेट हम किसके लिए दे रहे हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इन सब के लिए जो सरचार्ज का रेट दिया गया है वो क्या दिया गया है और कब इन पे एप्लीकेबल होगा तो वो चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब क्या कहा गया कि देखिए, अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, मतलब इन लोगों की इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में से किसी की भी अगर इनकी 50 लाख तक की टैक्सेबल इनकम होती है, तो इनको सरचार्ज देना है? नहीं। इनको नॉर्मल इनकम टैक्स जो उनका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग बनता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी इनका टैक्स अमाउंट आता है, उसे उनको वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से एक्सीड कर गई है, पर 1 करोड़ के अंदर ही है, मतलब 85 करोड़, 85 लाख है, 95 लाख है या 65 लाख है या 55 लाख है, मीन्स 50 से एक्सीड कर रही है, 1 करोड़ के मिड मतलब 1 करोड़ के अंदर है। तो ऐसे केस में आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ से मतलब 50 लाख से एक्सीड करते ही आपको सरचार्ज के लिए आप एलिजिबल हो गए। आपको टैक्स के ऊपर एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। ठीक है? किन लोगों को? इन लोगों को। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, वीआई इन लोगों को। और कितना परसेंट देना पड़ेगा? तो इनको जो देना पड़ेगा वो कितना रहेगा? इनको देना पड़ेगा 10% का सरचार्ज देना पड़ेगा। वहीं बोला गया कि जिन लोगों का अगर 1 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा और 2 करोड़ से कम रहेगा, तो उन लोगों को जो टैक्स रेट देना पड़ेगा सरचार्ज का, वो कितना देना पड़ेगा? 15% का। और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आपको 25% का देना होगा और अगर 5 करोड़ से एक्सीड कर जा रही है आपकी टैक्सेबल इनकम, तो आपको 37% का सरचार्ज देना पड़ेगा। मतलब जितना टैक्स का अमाउंट बना, उस टैक्स के अमाउंट पे 37% का आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि 1 लाख आपका टैक्स का अमाउंट बना है, टैक्स का अमाउंट जितनी भी इनकम रही हो, आप ये समझिए अगर 1 लाख आपका टैक्स अमाउंट आया है, तो अब आपका 1 लाख टैक्स अमाउंट है और आपकी जो इनकम थी वो 5 करोड़ से एक्सीड है, एग्जांपल ले रहे हैं सिंपलीफाई करने के लिए। तो 5 करोड़ से एक्सीड करी तो उस वक़्त आप पे जो सरचार्ज पड़ेगा वो कितना? 1 लाख का 37% मतलब 37,000, तो वो आप पे सरचार्ज लग जाएगा। तो 1 लाख 37,000 आप पे करेंगे, है ना? 1 लाख टैक्स का, 37% आपका सरचार्ज का। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। तो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितनी? 37%। यही चीज़ बोली गई कि इस बार फाइनेंशियल ईयर से, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में जो लोग कमा रहे हैं, जब वो असेसमेंट ईयर में जाके 24-25 में टैक्स देने जाएँगे ना, और अगर वो नैक टैक्स रेजिम को फॉलो करेंगे, तो ये 37% को देना नहीं पड़ेगा। उनका जो लिमिट है वो कितनी रहेगी? 25% ही रहेगी। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने देख लिया सरचार्ज इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई का। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी के रिगार्डिंग।
राइट। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी के सरचार्ज की बात करते हैं तो वहां पे क्या बताया गया कि अगर आप अब देखिए डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। मतलब ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन आपका कहाँ पे हुआ, इंडिया में हुआ, जहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जहाँ का ऑपरेशन है, जो आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, वो सारा चीज कहाँ से हो रही हो, आपकी इंडिया से गवर्न हो रही है ना। तो मतलब कि सारी चीजें कहाँ से हो रही हैं, आपकी इंडिया से हो रही हैं। तो उनको हम कहते हैं आपकी डोमेस्टिक कंपनी। अब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक कंपनी का जो कंडीशंस था वो ऑलरेडी आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पे ये चीज क्लियर कर दी गई कि जब कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सब चीजें आपकी इंडिया में होती है तो वो डोमेस्टिक कंपनी कहलाती है। तो अगर आप डोमेस्टिक कंपनी है तो आपका टैक्स रेट का अपना रूल है कि भाई इतनी इनकम होगी तो आपको इतना टैक्स रेट देना पड़ेगा। तो वहां पे क्या बोला गया कि आपको सरचार्ज के लिए सिर्फ दो रेट दिए गए, 7% और 12%। बोला गया कि अगर आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक रहेगी तो 7% का देना होगा, और अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी तो आपको 12% का सरचार्ज देना पड़ेगा। मतलब 1 से 10 तक के लिए 7% है और 10 करोड़ से अबव हुई तो 12% है, लेकिन कंपनी के केस में। लेकिन अगर वही इंडिविजुअल एचयूएफ इन लोगों की बात करते हैं तो इन लोगों के लिए आपका कई स्लैब रेट है, 10% आ गया, 15% आ गया, 25% आ गया और 37%, उसमें 4 रेट आपके आ जाते हैं। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक फर्म है तो फर्म के केस में आपको कितना सरचार्ज देना होगा। तो फर्म के केस में अगर इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करेगी तभी सरचार्ज देना पड़ेगा, मतलब तभी एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। और कितना देना पड़ेगा, फ्लैट 12%। अब इसमें कोई और लिमिट नहीं दी है, 1 करोड़ से अगर एक्सीड कर गई तो 12% दीजिए, 10 करोड़ अगर है तो भी आपको 12% देना है, 5 करोड़ तब भी 12% देना है, 20 करोड़ तब भी 12% देना है। यहाँ 1 करोड़ से कम है, कोई फर्म है अगर 1 करोड़ से कम है तो उसको कोई सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो एलिजिबिलिटी कब हुई, 1 करोड़ से एक्सीड करने पे। और रेट एकदम फिक्स है 12%। तो फर्म का सरचार्ज 12% है, कंपनी का 7 एंड 12% का केस है। और अगर हम बाकी का करते हैं, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई, उन लोगों के चार आ जाते हैं, 10, 15, 25 और मतलब 37। क्लियर है। तो ये हमारे 37% तक का उनका पूरा सरचार्ज का रेट आ जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की, मतलब जो हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में जो बजट पास हुआ उस फाइनेंशियल ईयर से जो एप्लीकेबल है उसके बारे में सरचार्ज में क्या क्या, सरचार्ज के रिगार्डिंग क्या क्या कहा जा रहा है वहां पे। तो वहां पे बोला गया कि जो नया टैक्स रिजीम फॉलो करेंगे उनका हाईएस्ट सरचार्ज जो 37% का होता है। देखिए आपको अगर याद हो इंडिविजुअल एचओ बीओपी के केस में मैक्सिमम सरचार्ज कितना 37% है, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 25% कर दिया जाएगा। क्लियर है। लेकिन ये किसको होगा, सिर्फ नया टैक्स रिजीम को होगा। और कब एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल होगा। राइट। अब enhanced surcharges of 25 and 37% as the case may be is not levied from income chargeable to tax under section 111, 112A and 115 AD। तो बोला गया ये 25% और 37% का जो सरचार्ज है, मतलब आप इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई और आपके जुडिशियल पर्सन जो थे उनके केस में चार रेट था, 10% का, 15% का, 25 और 37। तो बोला क्या गया कि अगर आपकी जो इनकम है ना, वो इनकम अगर आपको 111A से, 112A से, 115AD से हो रही है तो उस केस में आपको सरचार्ज का जो 25% और 37% का रेट है ना वो एलिजिबल आपके लिए नहीं होगा, मतलब ये रेट एप्लीकेबल नहीं होगा आप पे। इसका मतलब 15% तक ही मैक्सिमम लिमिट आपकी बन जाएगी। और ये जो 111A, 112A, 115AD है, ये सब क्या है, जैसे 111A क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए है, 112A क्या होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रिगार्डिंग होता है। और आपका लॉटरी, क्रॉसवर्ड, इन सब के रिगार्डिंग ये सारी चीजें कही गई हैं। फिर बोला गया है कि अगर आपको जो इनकम हो रही है और आपकी इनकम डिविडेंड से हो रही है या कैपिटल गेन से हो रही है सेक्शन 112 के अंदर, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लिक्विडिटी, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स, इन सब के रिगार्डिंग है, तो उस केस में आपकी जो सरचार्ज की मैक्सिमम लिमिट है वो 15% है। सेम जो चीज यहाँ बताई गई है कि इसमें से किसी भी सेक्शन में अगर आपको, मतलब 111, 12A और 115AD, इनमें से किसी भी सेक्शन में अगर आपको इनकम हुई है तो उस केस में मैक्सिमम लिमिट आपकी 15% ही रहेगी। क्योंकि ये कहना कि 25% और 37% एलिजिबल नहीं है, इसका मतलब एलिजिबिलिटी कहाँ तक हो गई, 15% तक कितनी भी इनकम बढ़ेगी मैक्सिमम टैक्स रेट आपका कितना जाएगा, 15% जाएगा। तो यहाँ पे फ्लैग लगा दिया गया, मैक्सिमम कैप लगा दिया गया 15% का आपकी रिगार्डिंग। क्लियर है। अगर आपकी इनकम इस हेड से होती है तो। अब वहीं पे बात की गई कि एओपीज की, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के रिगार्डिंग बोला गया। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रिगार्डिंग बोला गया कि अगर आपके जो मेंबर्स हैं, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब कई पर्संस को एसोसिएट करके अपना काम कराया गया और उसका, उससे जो इनकम हुई उस पर टैक्स दिया जा रहा है। तो बोला गया कि अगर आपने जो पर्संस को एसोसिएट किया है ना वो सारे मेंबर आपके कंपनी हैं, मतलब मैंने किसी इंडिविजुअल को अपने उसमें इंक्लूड नहीं किया है। जो लोग भी हमारे यहाँ के मेंबर हैं, हम मान लीजिए एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना के काम कर रहे हैं, सपोज करिए कोई इवेंट मैनेजर्स हैं तो वो कैटरर का काम ले ले रहे हैं, कैटरर्स को बुकिंग किए हैं, होटल
को किए हैं, डेकोरेटर्स को किए हैं, इस तरह अलग-अलग लोगों को उन्होंने बुक किया, टेंट को बुक किया। तो अब ये लोग सबको मिला के अपना काम कंप्लीट करा के इवेंट कंप्लीट करा रहे हैं। तो ये लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, सबको मिला के काम कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये बोला जा रहा है कि अगर आपका जो ऐसे एसोसिएशन आपने किया ना, उसमें सारे के सारे मेंबर क्या हैं? कंपनी है। तो उस केस में बोला गया कि सरचार्ज की जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 15% ही होगी, मतलब 25% और 37% नहीं होगी। लेकिन बोला गया इट इज एप्लीकेबल टू एओपीज हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड ₹2 करोड़। तो जब 2 करोड़ से एक्सीड करेगी तभी ये फ्लैग एप्लीकेबल होगा। तो आपको ये बात पता है कि 2 करोड़ से एक्सीड कर रहे हो और 5 करोड़ के अंदर हो तो रेट कितना चलता था? 25% का चलता था। तो वही बात कह रहे हैं कि अगर 2 करोड़ से एक्सीड करेगी तो 25% नहीं होगा, कितना रहेगा? 15% ही रहेगा। और जब 5 करोड़ से एक्सीड कर दी थी तो कितना रेट चलता था? 37% चलता था। तो अब इस केस में अगर सारे के सारे मेंबर हैं तो क्या रहेगा? स्टिल वो कितना रहेगा आपका? 15% ही रहेगा। मतलब मैक्सिमम जो रेट उन्होंने फिक्स कर दिया वो क्या कर दिया? 15% का फ्लैग कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स, मतलब ये जो असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है, 23-24 आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, सेम आपका असेसमेंट ईयर भी है। So the rate of surcharge in case of cooperative societies having income between 1 crore to 10 crore is reduced from 12% to 7%। तो जो cooperative societies हैं उनका असेसमेंट ये 23-24 ऑनवर्ड ही ये चीज कही गई है कि अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है ना, तो उनका जो सरचार्ज का रेट था 12% से कम करके कितना कर दिया गया है? 7% कर दिया गया है। तो ये सारे सरचार्जेस के रिगार्डिंग चीजें थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सरचार्ज बेसिकली कुछ नहीं है, एडिशनल टैक्स है जो टैक्स के अमाउंट पे लगाया जाता है। कब लगाना है? सबके लिए अलग-अलग कंडीशन है। जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई इन सब के केस के लिए 50 लाख से अगर एक्सीड करेगा तभी आपको सरचार्ज लगेगा आपके ऊपर, और अलग-अलग इनकम पे अलग-अलग लगेगा। वहीं पे आपके लिए बोला गया कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं तो 1 करोड़ का हो जाएगा, है ना? तो सबके लिए आपकी सीलिंग लिमिट दे दी गई कि अगर इससे एक्सीड करेगा तभी आपको सरचार्ज देना होगा, मतलब एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।